हेलो दोस्तों, नमस्कार। साकेत ज्ञान यूट्यूब चैनल में हम आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत करते हैं। सभी बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सीखने में, यानी इंग्लिश ग्रामर का मतलब है कि आज का दौर ऐसा आ गया है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश अच्छी खासी या टूटी फूटी ही इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो समाज में कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं स्थापित कर सकता है। वो मतलब कि उसको जितना चाहिए उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर छात्र को इतना तो चाहिए ही कि वो कुछ न कुछ मतलब कि छोटे मोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सके। क्योंकि अभी आप देखेंगे, जब आप बैंक में फॉर्म फिल करने जाएंगे, एटीएम कार्ड अप्लाई करने जाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, तो वहाँ अब आज के दौर में इंग्लिश एक अनिवार्य भाग मान लिया गया है। इसलिए आज हम आप सबको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे और एक ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन देखिए, सबसे पहले जैसे हमको अगर किसी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले जो उसके मुख्य बिंदु हैं उसको हमें जानना ज़रूरी है। जैसे हिंदी में जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह घर जाती है, वह घर जाती है, तो चूँकि हिंदी व्याकरण में हमको ये पता है कि वह कौन है, कर्ता है। अब देखिए, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले क्या करें, पहले उस वाक्य से, ठीक है, उस वाक्य से प्रश्न करेंगे कि कौन, ठीक है, उस वाक्य से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्ता होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है कि वह घर जाती है, तो जब हम इस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे कि कौन, यानी इस वाक्य से प्रश्न करेंगे कौन, तो यहाँ उत्तर आएगा वह, यानी कि लड़की, ठीक है, वह घर जा रही है, तो ये क्या होगा, कर्ता। और यहाँ कार्य क्या हो रहा है, जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया, यानी कि कर्ता कौन कार्य कर रहा है, वो जाने का कार्य, ठीक है, यानी कि वह जाने का कार्य कर रही है। और इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, जब क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कि कहाँ, तो उस कहाँ का उत्तर क्या आएगा, घर, ठीक है, और यही घर हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। एकदम इसी तरीके से जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन आती है कि हम उसमें मान लीजिए ऐसे लिखा गया है, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो देखिए, चूँकि हिंदी व्याकरण में जो नियम है वो इस तरीके से है कि पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें रूल थोड़ा सा इससे हटकर है। उसमें पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब आप लोग को सब्जेक्ट ये मानिए कि जो कर्ता होता है हिंदी व्याकरण में, वही इंग्लिश व्याकरण में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं उसी को। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये कर्ता, यानी कि जो इसमें कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा है राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि राम बाजार जा रहा है। अब देखिए, पहले आप लोग इसकी पहचान हिंदी वाले वाक्य से कीजिए। यहाँ लिखा है राम बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले इसका कर्ता जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न करेंगे कि कौन बाजार जा रहा है, कौन, यानी कि राम जा रहा है, तो जो कार्य करेगा वो कर्ता हो जाएगा। और देखिए, ये कार्य कर रहा है यानी कि, और कार्य क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि जाने का कार्य होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने मतलब है कि बाजार जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा कर्ता, यानी कि कर्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट,
ठीक है। कर्ता को इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट, और कर्म को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और क्रिया का मतलब होता है वर्ब, ठीक है। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, कर्ता को सब्जेक्ट बोलेंगे और कर्म को ऑब्जेक्ट और क्रिया को वर्ब बोलेंगे। जब भी हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माने जाएंगे कि हम उस वाक्य के कम से कम कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान आसानी से कर पाएँ। जब तक हम कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक ट्रांसलेशन संभव नहीं है कि उसको हम कर पाएँ। अब देखिए, जैसे अगर टेंस की बात की जाए तो टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। प्रेजेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। टेंस को हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं। ये काल सांप वाला काल नहीं है, ये काल मतलब समय, टाइम, ठीक। इसको कहेंगे भूतकाल। वर्तमान का मतलब कि जो अभी चल रहा है, यानी कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं 2 बजे स्कूल जाता हूँ, या मैं 4 बजे नहाता हूँ। ये सब क्या है? प्रेजेंट की मतलब कि अभी वर्तमान की स्थितियाँ हैं। और पास्ट का मतलब होता है कि जो बीत गया है, यानी कि मैं 2013 में हाई स्कूल में पढ़ता था, या फिर मैं घर जा रहा था, मैं नदी में स्नान कर रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। वो सब क्या है? यानी कि जो बातें बीत गई हैं उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल का मतलब कि जो घटनाएं अभी हमारे साथ घटित नहीं हुई हैं, जो घटनाएं हमारे आगे के जीवन में घटित होने वाली हैं, उनको क्या कहेंगे? भविष्यकाल। यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, जैसे ये माने कि हम 2030 में आगरा जाएंगे, या हम दिल्ली जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये सब वाक्य क्या हो गए? फ्यूचर है। अब देखिए, मुख्य रूप से जो टेंस है वो 3 ही हैं, और उस टेंस के अंतर्गत फिर 4 पार्ट किए गए हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट की। सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट की, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट की सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? पहचान। उसकी क्या करेंगे? पहचान। मतलब कि उस वाक्य को कम से कम हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा वाक्य किस टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की जब हम लोग पहचान लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आए, ठीक है। क्या लिखा गया है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट को जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आएगा, वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होगा। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ राम घर जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखे हैं हम, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान कि जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत का मतलब ये है कि जो वाक्य का अंत है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जाता, पढ़ता, खेलता, ठीक है, यानी वही है कि ती है, ते हैं, ता है, ठीक है, यहाँ ता है आया है ना, जैसे लिखा गया है जाता, ठीक है, तो यहाँ से जब हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ता है बचेगा ना, यानी कि जाता है, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ या खेलते हो, तो ये सब किस टेंस में आ गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान यह है कि जिस भी वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य हो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा, वो सब किस में होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। वो सब किस में होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है, किस में होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब देखिए, चूँकि ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए पर्सन की, ठीक है, किसकी, पर्सन की। तो यहाँ पर पहले आप लोग पर्सन के बारे में जानकारी कर लीजिए। देखिए पर्सन का मतलब होता है जो हिंदी व्याकरण में पुरुष, ठीक है ना, किसका, पुरुष का। और इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। जब टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो हमको पर्सन की जानकारी होनी चाहिए। यदि पर्सन की जानकारी नहीं है तो हम लोग वर्ब के साथ, वर्ब में किस पर्सन के साथ वर्ब में ईएस लगाएंगे, किस पर्सन के साथ वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन पहले आप लोग केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि पर्सन आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, ठीक है, और आई मतलब मैं, फिर वी मतलब हम, ठीक है, आई मतलब मैं, वी मतलब हम। और फर्स्ट पर्सन को स्पीकर भी कहा जाता है, वक्ता, यानी कि जो व्यक्ति बोले, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, यानी कि वक्ता और श्रोता जिसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलेगा, सेकंड पर्सन जो व्यक्ति उसे सुनेगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, और सेकंड पर्सन में यू मतलब तुम या आप, ठीक, फिर प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन, ठीक। और प्लूरल नाउन का मतलब होता है जो हिंदी में बहुवचन, ठीक है, हिंदी में क्या, बहुवचन, ठीक। बहुवचन का जैसे देखिए अगर यहाँ लिखा है लड़का, ठीक, तो ये किस में है, एक वचन है, लड़का क्या है, एक वचन है, ठीक। तो इंग्लिश ग्रामर में, चूँकि हिंदी में भी एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नंबर, ठीक है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन कह लीजिए। तो सिंगुलर नाउन का मतलब कि जो एक हो, क्या हो, जो एक हो। जैसे कह दिया जाए कैट, ठीक, डॉग, बॉय, गर्ल, एलिफेंट, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर का मतलब कि जो केवल एक हो। जैसे कहा जाए कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली एक है। लेकिन अगर वहीं कहा दिया जाए कैट, ठीक है, अगर वहीं कहा दिया जाए क्या, कैट, तो कैट्स का मतलब क्या हो गया, कैट्स मतलब कि बिल्लियाँ, ठीक है, कैट्स मतलब क्या हो गया, बिल्लियाँ। और जब कैट की जगह पर हम लोग कैट्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो पहले देखिए फर्स्ट पर्सन आई मतलब मैं, वी हम, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू, यहाँ पर योर भी कर लीजिए, ठीक, उसका मतलब तुम्हारा या आपका, उसके बाद प्लूरल नाउन, ठीक। अब प्लूरल नाउन का मतलब ये हो गया कि इसमें दे, ठीक है, देगा। और थर्ड पर्सन में ही, मतलब कि जिसके बारे में बात की जाए, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन का मतलब कि जैसे बर्ड, टाइगर, लायन, बॉय, मैंगो, कैट, ठीक है, जो एक ही हो। जैसे यहाँ बर्ड का मतलब पक्षी हो गया, टाइगर मतलब चीता, लायन मतलब शेर, बॉय मतलब लड़का, मैंगो मतलब आम, कैट मतलब बिल्ली, ठीक। और उसके बाद एनी नेम, ठीक है, एनी नेम यानी कि किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो हम लोग को अगर यदि किसी भी टेंस में, ठीक है, किसी भी टेंस को ट्रांसलेशन करना है, यानी कि किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, पर्सन की, ठीक। और इंग्लिश ग्रामर में पर्सन कितने, 3, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, योर, उसके बाद उसमें प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब कि जो एक ना हो, अनेक हो। जैसे यदि कहा जाए बॉय, तो बॉय का मतलब होता है एक लड़का, ठीक है, मतलब कि बॉय का मतलब एक लड़का। लेकिन अगर कहा जाए बॉयज़, बॉयज़ मतलब कि कई सारे लड़के, ठीक है, तो कई लड़के यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में कौन कौन आएगा, यू, योर और प्लूरल नाउन, ठीक। उसके बाद थर्ड पर्सन ही का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जेंडर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ही हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर के लिए, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और सी फेमिनिन जेंडर के लिए। इट न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे ही का मतलब देखिए, एक मिनट रुक जाइए, थर्ड पर्सन आप लोग को हम एक बार फिर से क्लियर कर लें, नहीं तो आप लोगों से गलतियाँ हो जाएंगी उसमें। देखिए जैसे यहाँ पर थर्ड पर्सन लिखा गया है, ठीक, तो थर्ड पर्सन में ही, ठीक है, और ही का मतलब होता है वह, ठीक। उसके बाद सी का मतलब वह, और इट मतलब वह, ठीक। इन तीनों का मतलब क्या है, वाह। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में, किसमें, मैस्कुलिन जेंडर में। ही का प्रयोग किसमें करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब कि यह प्रयोग होगा किसके लिए, लड़के के लिए, ठीक है, किसके लिए, लड़की के लिए। और सी इसको प्रयोग करेंगे फेमिनिन जेंडर में, किसमें प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। इसका प्रयोग, सी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में करेंगे। देखिए मतलब वह ही है, ठीक, ही मतलब भी वह, सी मतलब वह, इट मतलब वह, तीनों का मतलब वह ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग जेंडर के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे ही मतलब लड़का, ठीक, वो लड़के के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहा दिया जाए कि वह घर जाता है, तो क्या करेंगे, ही गोज टू हाउस। लेकिन अगर कहा जाए वह घर जाती है, तो वहाँ क्या करेंगे, सी गोज टू हाउस। क्यों, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है, और फेमिनिन जेंडर में ही, वह के लिए सी का इस्तेमाल करेंगे, और ही के लिए ही इस्तेमाल करेंगे वह मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और इट इसको न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है, इसको न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे इट, ठीक। तो पर्सन कितने हो गए, 3, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू योर और प्लूरल नाउन, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और सिंगुलर नाउन, ठीक है। इसमें सिंगुलर नाउन जो भी रहेगा, ठीक, सिंगुलर नाउन जो भी रहेगा वो सब क्या होगा, थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक। अब वो चाहे बर्ड हो, एनिमल हो, ठीक, बर्ड का मतलब कि चाहे स्पैरो हो, क्रो हो, पिजन हो, ठीक, आउल हो, नाइटिंगेल हो, कोई भी हो, तो ये अगर बर्ड है वो तो फर्स्ट पर्सन। एनिमल मतलब कि लायन, टाइगर, ऑक्स, ठीक, ये सब जो भी हो गए वो सब किस में, एनिमल में आएंगे, ठीक। एनिमल यानी कि सिंगुलर पर नाउन, ठीक। और एनिमल, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाए, यानी कि रोहन, मोहन, सीता, गीता, रमेश, दिनेश, किसी का भी नाम लिया जाएगा तो वो भी सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। यानी जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम आया, जैसे कह दिया जाए कि मोहन घर जाता है, तो हम लोग वहाँ पर क्या समझेंगे कि मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक।
अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस के एंड में, ठीक है, यानी उस सेंटेंस के अंत में, उस वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं रहेंगे। ठीक, जैसे मैं घर जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहचान क्या थी कि उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहेंगे। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है, मैं घर जाता हूँ। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहेंगे। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं पहचान ता है, ती है, ते हैं आदि आएगा। ठीक, और उसका नियम, ठीक है, अनुवाद के नियम। देखिए पहला नियम तो ये है कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यस। ठीक है, और यस मतलब होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, यस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मतलब कि हिंदी का कर्ता। ठीक है, हिंदी का कर्ता ही सब्जेक्ट कहा जाएगा। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। ठीक, यहाँ लिखा गया है V1। ठीक है, V1 का मतलब है कोई भी जो वर्ब होती है यानी कि क्रिया। ठीक है, उसके 3 रूप चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक, तो जैसे देखिए अगर यहाँ लिखा गया है गो, ठीक, या फिर मान लीजिए कम लिखा है, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर यहीं लिख दिया जाए वेंट तो ये सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब के 3 फॉर्म होंगी, पहले फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होगा। ऐसे कम के ये V1 है, ये V2 और ये कम के कम। ठीक, ये क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक, तो वर्ब की 3 फॉर्म चलती है, लेकिन क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और V1। यहाँ हम जहाँ भी कहीं V1 आप लोग को दिखाई दे वो आप लोग समझ जाइएगा कि वो लिखा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन होता है तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। यहाँ लिखेंगे अनुवाद के नियम में पहले सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहीं भी जैसे कोई वाक्य लिखा है, जैसे देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए जब हिंदी व्याकरण को हम लोग देखेंगे तो इसमें पहले प्रश्न करेंगे कि कौन पढ़ता है। ठीक, तो आंसर आएगा क्या, मैं, और इंग्लिश में उसको मैं को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, मैं को क्या कहेंगे, आई। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्रिया क्या है, जब प्रश्न करेंगे कौन तो उत्तर आएगा मैं, और क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक, क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, और पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, और जो हिंदी ग्रामर है उसमें क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, कर्म, और कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। ठीक, क्या है, बुक है। देखिए मैं को आई बोलेंगे, किताब को बुक, और ये क्या है, कर्म है हिंदी व्याकरण के आधार पर, और पढ़ता हूँ क्या है, क्रिया है। ठीक, अब ये जो हूँ है इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है, क्यों, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस हूँ का यहाँ कोई मतलब नहीं, यानी कि ये संयुक्त है दोनों। ठीक है, पढ़ता चूंकि यहाँ पहले से लिखा गया है कि ता है, ती है, ते हैं रहेगा, तो उसका केवल एक ही मीनिंग लिखा जाएगा, ना कि हूँ का अलग से मीनिंग लिखा जाएगा। तो पढ़ता हूँ का मतलब कि ये हो जाएगा रीड। ठीक, अब हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और बी, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग